नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों ये है पार्ट 10 एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर इंटरव्यू के लिए। अगर आपने इसके बाकी के पार्ट अब तक नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आप इन वीडियोस को रिपीटेडली सुनिएगा, जिससे आपके कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको आंसर बोलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी पैनल के सामने। जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप हेजिटेट करते रहेंगे, और पैनल के सामने हेजिटेट करना मतलब अपने मार्क्स को लूज़ करना। दोस्तों इन वीडियोज़ को रिपीटेडली सुनिएगा। मेरे आंसर बिल्कुल पैनल स्टाइल के फॉर्म में है। जब आप उनको सुनेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा याद रहेंगी चीज़ें। और मेरा एक मेथड है जिसको मैं प्रमोट करता हूँ, मैं बोलता हूँ लिसनिंग स्ट्रेटजी। यानी जितना आप सुनेंगे आप उतनी जल्दी कॉन्फिडेंसली बोल पाएँगे पैनल के सामने। दोस्तों इस वीडियो में मैं टोटल 10 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, जो बेस्ड हैं कंप्लायंस, एथिक और रिस्क के बेसिस पे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एक्सपीरियंस है, तो इन क्वेश्चन का आपसे पूछा जाना बहुत ही नॉर्मल है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैंने कुछ और प्लेलिस्ट सजेस्ट की हैं, जो आपके आने वाले एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट केवाईसी इज़ एंड व्हाट आर इट्स 4 की पिलर एज़ पर आरबीआई गाइडलाइन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू बैंक्स कस्टमर की आइडेंटिटी और एड्रेस वेरीफाई करते हैं, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे रिस्क को प्रिवेंट किया जा सके। सर आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी के अकॉर्डिंग केवाईसी कंप्लायंस के 4 इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। पहला है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। इसका मतलब है कि बैंक किसी भी फिशिशियस या एनोनिमस नाम से अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। सेकंड है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। इसमें बैंक कस्टमर की आइडेंटिटी वैलिड डॉक्यूमेंट के थ्रू वेरीफाई करता है, जैसे आधार, पैन या अदर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, बिफोर ऑनबोर्डिंग एज अ कस्टमर। सर थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट। इसके अंडर कस्टमर को लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक केवाईसी अपडेट और मॉनिटरिंग की जाती है। फोर्थ है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें बैंक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करते हैं, और अगर कोई डाउटफुल एक्टिविटी दिखती है तो उसको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को रिपोर्ट किया जाता है। साथ ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को मिनिमम 5 ईयर तक मेंटेन किया जाता है। सर एसबीआई जैसे बैंक में ये 4 पिलर सेफ, ट्रांसपेरेंट और कंप्लाइंट बैंकिंग का फाउंडेशन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट अ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एंड व्हाट सर्कमस्टेंसेस वुड मेक इट मैंडेटरी फॉर अ सर्कल बेस्ड ऑफिसर टू फाइल वन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एक मैंडेटरी रिपोर्ट होती है, जो बैंक तब फाइल करता है जब किसी कस्टमर का ट्रांजैक्शन अनयूजुअल या सस्पिशियस लगे और वो उसके नॉर्मल फाइनेंशियल प्रोफाइल से मैच ना करे। सर ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी पीएमएलए के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है। इसका मेन पर्पस मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना होता है। अगर मैं सर्कल बेस्ड ऑफिसर के रोल में हूँ और मुझे किसी ट्रांजैक्शन पर जेन्युइन सस्पिशन होता है, तो मुझे लीगली एसटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। ये रिपोर्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया को भेजी जाती है, और जनरली सस्पिशन आइडेंटिफाई होने के 7 वर्किंग डेज के अंदर फाइल करनी होती है। सर एसटीआर कैश ट्रांजैक्शन और नॉन कैश ट्रांजैक्शन दोनों केस में फाइल किया जा सकता है। कुछ कॉमन सिचुएशन जहां एसटीआर फाइल करना जरूरी हो सकता है, जैसे कस्टमर इंटेंशनली ट्रांजैक्शन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके थ्रेशोल्ड अवॉइड करने के लिए अकाउंट में अचानक बहुत लार्ज क्रेडिट आए विदाउट क्लियर सोर्स, बार बार हाई वैल्यू फंड ट्रांसफर हो रहे हो, या फिर कस्टमर की ट्रांजैक्शन एक्टिविटी उसके डिक्लेयर्ड इनकम और रिस्क प्रोफाइल से मैच ना करे। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कस्टमर को कभी भी एसटीआर फाइलिंग के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया जाता। इसको टिपिंग ऑफ बोला जाता है, और कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करना पीएमएलए के अंडर बैंक की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड यू एक्सप्लेन व्हाट द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज एंड व्हाट स्पेसिफिक ओब्लिगेशन एसबीआई मस्ट फुलफिल अंडर इट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट, प्रिवेंट और पनिश करने के लिए बनाया गया है। इस लॉ के अंदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिपोर्टिंग एंटिटीज माना जाता है, जिनके ऊपर कुछ लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगर स्पेसिफिकली एसबीआई की बात करें तो एसबीआई को पीएमएलए के अंदर कई इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन फुलफिल करने होते हैं। सबसे पहला, एसबीआई के पास एक बोर्ड अप्रूव्ड केवाईसी और एएमएल पॉलिसी होना जरूरी है।
यानी बैंक को प्रॉपर फ्रेमवर्क मेंटेन करना होता है ताकि इलीगल ट्रांजैक्शन को रोका जा सके। सेकंड, एसबीआई को कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना होता है। इसमें बैंक हर कस्टमर की आइडेंटिटी वेरीफाई करता है और उसका रिस्क प्रोफाइल एसेस करता है। थर्ड, हाई रिस्क कस्टमर जैसे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के लिए एनएस ड्यू डिलिजेंस फॉलो की जाती है। इसमें एडिशनल मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। फोर्थ, एसबीआई को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के साथ कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट फाइल करनी होती है अगर कोई अनयूजुअल या डाउटफुल ट्रांजैक्शन डिटेक्ट होता है। फिफ्थ, बैंक को कस्टमर और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मिनिमम 5 ईयर तक प्रिजर्व करने होते हैं। और सर, आरबीआई की लेटेस्ट केवाईसी डायरेक्शन नवंबर 2025 ने भी एसबीआई के कंप्लायंस फ्रेमवर्क को और स्ट्रेंथन किया है, जिससे मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एफएटीएफ इज एंड व्हाई इंडियाज एफएटीएफ रेटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर एसबीआई इंटरनेशनल ऑपरेशन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एफएटीएफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1989 में स्टेब्लिश हुई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और फाइनेंशियल क्राइम को कंट्रोल करना है। ये ग्लोबली स्टैंडर्ड सेट करता है जिसे कंट्रीज फॉलो करती हैं। इंडिया एफएटीएफ का मेंबर 2010 में बना था। सर, जून 2024 में इंडिया को एफएटीएफ की तरफ से हाईएस्ट कैटेगरी यानी रेगुलर फॉलोअप रेटिंग मिली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट मानी जाती है क्योंकि बहुत कम G20 कंट्रीज को ये स्टेटस मिला है। एफएटीएफ ने इंडिया की स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कंप्लायंस और डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम की काफ़ी एप्रिसिएशन भी की थी, स्पेशली जेम ट्रिनिटी यानी जनधन, आधार और मोबाइल इंटीग्रेशन को फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने के लिए पॉजिटिव पॉइंट माना गया। अब अगर एसबीआई के पर्सपेक्टिव से देखें तो एसबीआई की प्रेजेंस 22 कंट्रीज में है और 191 से ज़्यादा ओवरसीज ऑफिस हैं। इसलिए इंडिया की अच्छी एफएटीएफ रेटिंग एसबीआई के इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। सर, इससे फॉरेन बैंक और करस्पॉन्डेंट बैंक पार्टनर पर ट्रस्ट बढ़ता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कम होती है, कंप्लायंस बर्डन और ऑपरेशनल कॉस्ट भी रिड्यूस होता है। साथ ही ग्लोबल रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर के सामने एसबीआई की क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग होती है। ये डायरेक्टली एसबीआई के इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ और रेपुटेशन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट ऑपरेशनल रिस्क इज एंड गिव अस 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल दैट अ सर्कल बेस्ड ऑफिसर माइट एनकाउंटर एट अ ब्रांच लेवल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ऑपरेशनल रिस्क का मतलब होता है ऐसा रिस्क जहां ब्रांच को लॉस हो सकता है ड्यू टू वीक इंटरनल प्रोसेसेस, ह्यूमन एरर, सिस्टम फेलियर या एक्सटर्नल इवेंट की वजह से। इसमें लीगल रिस्क इंक्लूड होता है लेकिन स्ट्रेटेजिक और रेपुटेशनल रिस्क इंक्लूड नहीं होता। सर, एज अ सीबीयू के रूप में ब्रांच लेवल पर मेनली 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल रिस्क देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहला है फ्रॉड रिस्क, जैसे किसी स्टाफ के द्वारा फंड मिस एप्रोप्रिएशन करना या कस्टमर के फॉर्ज्ड केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना। ऐसे केस में स्ट्रॉन्ग मेकर चेकर सिस्टम फॉलो अप करूंगा और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को टाइमली रिपोर्ट इंश्योर करूंगा। सेकंड है केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस रिस्क। अगर कस्टमर वेरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं होता है या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को पीएमएलए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिपोर्ट नहीं किया जाता तो ब्रांच के लिए कंप्लायंस इशू क्रिएट हो सकता है। इसलिए मैं डॉक्यूमेंटेशन लैब्स के लिए जीरो टॉलरेंस अप्रोच करूंगा। थर्ड है साइबर और आईटी रिस्क, जैसे फिशिंग अटैक, डिजिटल ट्रांजैक्शन फ्रॉड या सिस्टम फेलियर की वजह से ब्रांच सर्विसेज इम्पैक्ट होना। इस एरिया में रेगुलर स्टाफ अवेयरनेस ट्रेनिंग और आईटी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर, मेरे अकॉर्डिंग ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ रेगुलेटरी कंप्लायंस नहीं है बल्कि ट्रस्टवर्दी और सिक्योर बैंकिंग का फाउंडेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ सीवीओ हाउ वुड यू डिफाइन क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क एंड व्हाट प्रैक्टिकल स्टेप वुड यू टेक टू मैनेज इट एट द ब्रांच लेवल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क का मतलब होता है जब ब्रांच किसी एक बोरोवर, एक कनेक्टेड ग्रुप या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को बहुत ज़्यादा लेंडिंग कर देती है। ऐसे सिचुएशन में अगर उस बोरोवर या सेक्टर में फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाए तो ब्रांच का पूरा लोन पोर्टफोलियो इम्पैक्ट हो सकता है। सर, आरबीआई ने अपने कंसंट्रेशन रिस्क मैनेजमेंट डायरेक्शन 2025 में क्लियरली गाइडलाइंस दी हुई है। उसके अकॉर्डिंग किसी सिंगल बोरोवर को एक्सपोजर टायर 1 कैपिटल के 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कनेक्टेड ग्रुप के केस में ये लिमिट 25% है। साथ ही अगर एक्सपोजर एलिजिबल कैपिटल बेस के 10% से ज़्यादा हो जाता है तो उसे लार्ज एक्सपोजर के रूप में रिपोर्ट करना मैंडेटरी होता है।
एज अ सीबीओ मेरा फोकस होगा कि ब्रांच का क्रेडिट पोर्टफोलियो बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड रहे। मैं रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा, सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करूंगा और एक्सपोजर लिमिट का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस इंश्योर करूंगा। इसके अलावा मैं अर्ली वार्निंग सिग्नल को टाइमली मॉनिटर करूंगा ताकि किसी बोरोवर में स्ट्रेस के साइन शुरू में ही आइडेंटिफाई किए जा सके। एक्यूरेट रिपोर्टिंग और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के थ्रू मैं एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और रिस्क रेजिलिएंट ब्रांच क्रेडिट पोर्टफोलियो मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट सरसई इज एंड व्हाई चेकिंग इट इज इम्पोर्टेंट बिफोर सैंक्शनिंग एनी लोन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सरसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। इसको 31 ऑफ मार्च 2011 को इस्टेब्लिश किया गया था अंडर सरफासी एक्ट 2002। ये एक सेंट्रल रजिस्ट्री है जहां बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी या कोलेटरल देते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें 51% स्टेक है। सर, किसी भी लोन को सैंक्शन करने से पहले सरसरी सर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मेन पर्पस ये वेरीफाई करना होता है जो प्रॉपर्टी कस्टमर कोलेटरल के रूप में दे रहा है वो पहले से किसी और बैंक या लेंडर के पास मॉर्टगेज तो नहीं है। अगर प्रॉपर सरसरी चेकिंग ना की जाए तो मल्टीपल फाइनेंसिंग फ्रॉड का रिस्क बढ़ सकता है, जहां एक ही प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अलग अलग बैंक से लोन लिया जा सकता है। सर, लोन सैंक्शन होने के बाद बैंक को सिक्योरिटी इंटरेस्ट को 30 डेज के अंदर सरसई पोर्टल पर रजिस्टर भी करना होता है। इससे बैंक का चार्ज ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाता है। मार्च 2024 तक सरसई में 7 करोड़ से भी ज़्यादा सिक्योरिटी इंटरेस्ट रजिस्टर्ड थे, जो इसका इम्पोर्टेंस क्लियरली शो करते हैं। एसबीआई ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सरसई सर्च एक वेरी क्रिटिकल रिस्क मैनेजमेंट स्टेप है। ये बैंक असेट को प्रोटेक्ट करता है, आरबीआई कंप्लायंस इंश्योर करता है, फ्रॉड को कंट्रोल करता है और एनपीएस को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द विसल ब्लोअर पॉलिसी इन एसबीआई इज एंड हाउ इट प्रोटेक्ट एम्प्लॉइज हु रेज कंसर्न। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एसबीआई की विसल ब्लोअर पॉलिसी एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल मैकेनिज्म है जो बैंक में एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए बनाई गई है। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयज़ बिना किसी डर के करप्शन, फ्रॉड, मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन या डेटा मैनिपुलेशन जैसे मैटर्स को रिपोर्ट कर सकें। सर, एम्प्लॉयज़ अपनी कंसर्न को मल्टीपल चैनल के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे डेडिकेटेड पोर्टल, ईमेल, रिटन कंप्लेंट, टेलीफोन और एक्सेप्शनल केस में डायरेक्टली ऑडिट कमेटी चेयरमैन को भी रिपोर्ट किया जा सकता है। इस पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एम्प्लॉय प्रोटेक्शन है। बैंक स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करता है और विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तक को डिस्क्लोज नहीं की जाती। अगर कोई एम्प्लॉइज गुड फेथ में कंप्लेंट करता है तो उसके अगेंस्ट कोई एडवर्स एक्शन नहीं लिया जाता। अगर किसी एम्प्लॉय को विक्टिमाइज किया जाता है तो बैंक रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन भी इनिशिएट करता है। साथ ही अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेजल अनफेयरली अफेक्ट होती है तो उसके रिव्यू का प्रोविजन भी अवेलेबल है। सर, पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन को नॉर्मली 90 डेज के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट रखा जाता है। एज अ फ्यूचर सर्कल बेस्ड ऑफिसर मैं हमेशा इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और एथिकल बैंकिंग वैल्यूज को अपहोल्ड करने के लिए फुली कमिटेड रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एंड टेल अस व्हाई इट इज कंसीडर्ड क्रिटिकल फॉर इंटरनेट बैंकिंग सिक्योरिटी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक सिक्योरिटी प्रोसेस होता है जहां इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस करने से पहले कस्टमर को टू लेवल पर अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी पड़ती है। पहला फैक्टर होता है पासवर्ड यानी समथिंग यू नो, और दूसरा फैक्टर होता है ओटीपी या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी समथिंग यू हैव या समथिंग यू आर। सर, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि सिर्फ पासवर्ड पर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है। आजकल फिशिंग अटैक, हैकिंग और पासवर्ड थेफ्ट के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। अगर किसी फ्रॉडस्टर को कस्टमर का पासवर्ड भी मिल जाए, तब भी वो अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास सेकंड ऑथेंटिफिकेशन फैक्टर नहीं होगा। इससे फ्रॉड रिस्क काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। सर, इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए बैंकिंग रेगुलेटर ने भी डिजिटल पेमेंट के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी बनाया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। एसबीआई भी अपने कस्टमर की सिक्योरिटी के लिए सिक्योर ओटीपी एप्लीकेशन यूज़ करता है जो डिवाइस बाउंड ओटीपी प्रोवाइड करता है। ये नॉर्मल एसएमएस बेस्ड ओटीपी से ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। इससे सिम स्वैप अटैक जैसे फ्रॉड को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है और कस्टमर को सेफर इंटरनेट बैंकिंग एक्सपीरियंस मिलता है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, एज अ सीबीओ एट एसबीआई कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द की डिफरेंस बिटवीन केवाईसी एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंसेस एंड व्हाई बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर अ बैंक लाइक एसबीआई। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग दोनों बैंकिंग कंप्लायंस के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं, लेकिन दोनों का रोल अलग अलग होता है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। इसमें बैंक कस्टमर की आइडेंटिटी वेरीफाई करता है, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पेन डिटेल और कस्टमर का फाइनेंशियल प्रोफाइल कलेक्ट किया जाता है। सिंपल वर्ड में बोलें तो केवाईसी का पर्पस ये इंश्योर करना होता है कि बैंक को क्लियरली पता हो कि कस्टमर कौन है। सर, एसबीआई के अपडेटेड केवाईसी मास्टर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पीरियोडिक केवाईसी अपडेशन भी रिस्क बेस्ड होता है। हाई रिस्क कस्टमर का अपडेट जनरली 2 ईयर में, मीडियम रिस्क कस्टमर का 8 ईयर में और लो रिस्क कस्टमर का 10 ईयर में एक बार किया जाता है। वहीं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ये एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर काम करता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का फोकस सिर्फ कस्टमर आइडेंटिफाई करना नहीं होता, बल्कि कस्टमर के ट्रांजैक्शन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना भी होता है। केवाईसी हमें बताता है कि कस्टमर कौन है, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंश्योर करता है कि कस्टमर जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो लीगल और जेन्युइन है। सर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर बैंक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मॉनिटर करते हैं, और अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी दिखती है तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया को फाइल की जाती है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर में दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। केवाईसी फाउंडेशन प्रोवाइड करता है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग उस फाउंडेशन को कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट करता है। एसबीआई जैसे लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए दोनों कंप्लाइंस सिस्टम फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, जैसा मैंने बताया था, मैं कुछ प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले आप ये प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा। जितनी भी एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिलेटेड वीडियोस आएंगी वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, ये आप शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट इसको भी सेव कर लीजिएगा। इन शॉर्ट वीडियोस में मैं वो न्यूज़ कवर कर रहा हूँ जो एसबीआई से रिलेटेड है, जो आपके एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और हो सकता है आपसे इनमें से कुछ न्यूज़ पूछे भी जाएँ इंटरव्यू में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म्स आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये शॉर्ट वीडियो बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म की बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इन वीडियो को देखिएगा। इनमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे आपको एक इफेक्टिव आंसर पैनल के सामने देना चाहिए, जिससे आपको इंटरव्यू में एक अलग ही एज मिले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी हो या सजेशन हो, या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।